हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर एग्रीकल्चर, जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 ऑफ गुजरात बोर्ड। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी करवा दिए हैं। उन सब की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ में जो हमारी साइंस की प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट के हम इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मैप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हम मैप का भी डिस्कशन करने वाले हैं और बोर्ड्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सब का डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। स्टार्ट करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। हमें पता है कि इंडिया जो है वो एग्रेरियन कंट्री है। एग्रेरियन कंट्री का मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जो पैसे कमाने का तरीका है या पैसे जिससे वो कमाते हैं वो है एग्रीकल्चर के थ्रू। तो इंडिया को कहते हैं हम एग्रीकल्चरल या तो एग्रेरियन कंट्री। एग्रीकल्चर एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल करता है। एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सेकेंडरी सेक्टर वाले और कई बार डिपेंडेंट होते हैं सर्विस सेक्टर वाले भी। एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारे कंट्री का 60% से जितना या तो उससे भी ज़्यादा लेबर पावर जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एग्रीकल्चर के थ्रू हमें फूड तो मिलता ही है, साथ साथ में हमें रॉ मटेरियल भी मिलता है जिसका यूज हम इंडस्ट्री में करते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि शुगर केन में से जो जूस निकालते हैं उसमें से शुगर बनाते हैं, साथ साथ में जो कॉटन हम ग्रो करते हैं उसके क्लोथ्स बनाते हैं। तो वो सारी चीजें रॉ मटेरियल के फॉर्म में वर्क करती हैं इन इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर जो है वो हमारे कंट्री का 22% जितना नेशनल प्रोडक्ट ऑक्यूपाई करके रखता है। साथ साथ में क्रॉप्स और अलग अलग फार्म प्रोडक्ट्स जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 18% जितना। आपको पता है कि इंडियन स्पाइसेस की, मसालों की डिमांड फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से फ्रूट्स और वेजिटेबल भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो 18% जितना हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें ह्यूज अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। यानी कि डॉलर्स है, पाउंड्स है, येन्स है, यूरोस है, वो सारे हमारे कंट्री में आते हैं। साथ साथ में हमारी कंट्री को जैसे हमने डिस्कस किया वैसे एग्रीरियन कंट्री कहते हैं। अब एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि फर्टाइल प्लेन्स। अगर वहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी तो एग्रीकल्चर करना इजी हो जाता है। वहाँ की फेवरेबल कंडीशन भी मैटर करती है। वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है, यानी कि वाटर का सप्लाई है कि नहीं। साथ साथ में फार्मर का जो स्किल है, फार्मर का जो हार्ड वर्क है, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में लेस है। ठीक है, हमारी कंट्री वो एरिया वाइज बहुत बड़ी है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारे कंट्री में वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में लेस है। क्यों लेस है, तो उसके रीजंस हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, विलेजेस हैं, जहां पे अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, आइदर थ्रू कैनाल और थ्रू रिवर्स। इसलिए इरिगेशन में या तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम रहती ही है। हमारे कंट्री में रेन की अनसर्टेनिटी बहुत है। कुछ जगहों पे रेन ज़्यादा आती है, कुछ जगहों पे बहुत कम आती है। पॉपुलेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। हमारे कंट्री में फैमिली की साइजेस भी बहुत लार्ज होती है। एक्सपेरिमेंटेशन पे हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेस अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। हमारे फार्मर्स के पास अभी भी उतनी मॉडर्न मशीनरी और साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। साथ साथ में जो एजुकेटेड लोग हैं हमारी कंट्री के, वो एग्रीकल्चर से हमेशा दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर को लोअर स्टेटस वाला जॉब कहा जाता है।
ये सारे रीजन की वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में लेस है। अब हम डिफरेंट टाइप की फार्मिंग देखने वाले हैं। हम फार्मिंग को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इरिगेशन मेथड, यानी कि पानी वहां पे कितना मिलता है उस पर्टिकुलर क्रॉप को। फार्म आउटपुट्स, मतलब कि क्या लेस अमाउंट में क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं कि लार्ज अमाउंट में। और साथ साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि उस प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं कि लो प्राइस पे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये याद रखेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है। ऐसी फार्मिंग जहां पे कोई फार्मर सिर्फ और सिर्फ वो खुद सरवाइव कर सके, उसकी फैमिली सरवाइव कर सके, उतनी ही क्वांटिटी में अगर वो फार्मर ग्रो करता है, सिर्फ खुद के लिए क्रॉप्स को ग्रो करता है जिससे उसकी फैमिली सरवाइव कर पाएगी, ऐसे टाइप की फार्मिंग को हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पे फार्मर कॉस्टली सीड्स यूज नहीं करता, फर्टिलाइजर यूज नहीं करता, साथ साथ में इंसेक्टिसाइड भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पुअर फार्मर है जिसके पास कोई भी दूसरी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। इसलिए वो बेसिक टाइप की फार्मिंग करता है जिससे सिर्फ उसका गुजारा निकल सके। ऐसी टाइप की फार्मिंग को हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंडिया में मोस्ट ऑफ फार्मर्स अभी भी सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो फार्मिंग है वो है ड्राई फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग जहां पे वाटर इनएडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होता है, रेनफॉल भी वहां पे होती नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ फार्मर अगर रेन होगी तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वहां पे उसके पास वाटर अवेलेबल नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जहां पे फार्मर पूरे साल में सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो करता है, ऐसे टाइप की फार्मिंग को हम कहते हैं ड्राई फार्मिंग, जहां पे पानी की जरूरत उतनी होती नहीं है, सिर्फ रेनफॉल से काम चल जाता है। इस टाइप के केसेस में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है वो ज्वार, मिलेट और पल्सेस को ग्रो करते हैं, क्योंकि ये सारे क्रॉप्स में लेस अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। गुजरात में अगर हम बात करें तो वीट और ग्राम इस तरीके से ग्रो किए जाते हैं यूजिंग ड्राई फार्मिंग। थर्ड आती है वेट फार्मिंग। वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है और एडिक्वेट अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है फॉर इरिगेशन, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है या तो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है, वहाँ पे वेट फार्मिंग की जाती है। वहाँ पे एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि पैडी है, शुगर केन है, कॉटन है, वीट है, वेजिटेबल्स हैं। ये सारे के सारे क्रॉप्स जो है वो ग्रो होते हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मेथड। नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड ज़ूम एग्रीकल्चर। अगेन ये 5 स्टार क्वेश्चन है, मतलब कि बोर्ड में पूछा ही जाएगा। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले फार्मर जो है वो फॉरेस्ट को बर्न करता है और क्लियर करता है, फिर 2 से 3 साल तक वहां पे फार्मिंग करेगा। 2 से 3 साल के बाद जब वहां की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उस लैंड को वो छोड़ के दूसरी लैंड पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे फॉरेस्ट को कट करेगा, वहां पे वापस से फार्मिंग करेगा। तो जहां पे एग्रीकल्चर की लैंड शिफ्ट होती रहती है, ऐसे टाइप के फार्मिंग मेथड को हम कहते हैं ज़ूम या तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये आप लोगों को बोर्ड में पूछा जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब जहां पे सिंगल टाइप का क्रॉप एक लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है, जैसे कि रबर, टी, कॉफी, कोकोआ, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारेक एंड एक्सेट्रा।
ऐसे टाइप के क्रॉप में लार्ज अमाउंट में लैंड चाहिए और उसके साथ तुम कोई और दूसरे क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते। ऐसे टाइप के एग्रीकल्चर में लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, स्किल चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मशीन्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उस क्रॉप को, और साथ साथ में अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी चाहिए। मान लो किसी फार्मर ने एप्पल ग्रो कर लिया, तो अब उस एप्पल को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव फार्मिंग। ये सबसिस्टेंस फार्मिंग का ऑपोजिट है। ये आप लोगों को 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इन डिफरेंस बिटवीन कि सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। सबसिस्टेंस में हमने देखा था कि फार्मर सिर्फ अपने लिए ग्रो करता है जिससे उसका सर्वाइवल हो सके। इंटेंसिव फार्मिंग में फार्मर जो है वो खुद के साथ साथ मार्केट के लिए ग्रो करता है, मतलब कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है उन सबके लिए ग्रो करता है। यहाँ पे फार्मर के पास अच्छी इरिगेशन की फैसिलिटी होती है, उसके पास मशीनरी अच्छी होती है, केमिकल फर्टिलाइजर अच्छे होते हैं, इंसेक्टिसाइड वो यूज करता है। ऐसी टाइप की फार्मिंग में कैश क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। कैश क्रॉप्स का मतलब ऐसे क्रॉप्स जो मार्केट में इजीली सेल हो जाएंगे और उसको पैसे तुरंत ही मिल जाएंगे। यहाँ पे पर हेक्टर प्रोडक्शन बहुत लार्ज होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंड में लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स ग्रो होते हैं। ऐसे टाइप की फार्मिंग को हम कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं। अब हम डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पिछले लास्ट ईयर या तो उससे पहले साल में 4 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी कंट्री में आया था तो हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड का यूज बहुत ज़्यादा किया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि लैंड जो है उसमें डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देखने को मिले, मतलब कि कुछ टाइम के बाद लैंड की फर्टिलिटी रिड्यूस होती गई क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड को बहुत लार्ज अमाउंट में यूज किया था। अब जब हम केमिकल वाले क्रॉप्स को कंज्यूम करेंगे तो हमारी हाइजीन खराब हो सकती है यानी कि हमारा हेल्थ खराब हो सकता है क्योंकि उस क्रॉप के अंदर केमिकल यूज किया गया है। साथ साथ में एनवायरनमेंट भी डैमेज हो सकता है। इसलिए अब एक पर्टिकुलर टाइप का शिफ्ट आ रहा है। अब फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि केमिकल्स हमने इतना ज़्यादा यूज कर लिया है कि लोगों की हेल्थ खराब होती जा रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हो रही है वापस से। ऐसे फार्मिंग जहाँ पे कोई यूरिया यूज नहीं होता, कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता और इंसेक्टिसाइड यूज नहीं होता। अब तो इसके अलावा क्या यूज करेंगे, तो फार्मर्स जो है वो क्रॉप डंग यूज करते हैं, अर्थवर्म फर्टिलाइजर्स एंड कंपोजिट फर्टिलाइजर यूज करते हैं। क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काऊ का यूरिन यूज किया जाता है, नीम सॉल्वेंट्स यानी कि नीम का पानी यूज करते हैं और बटर मिल्क को यूज करते हैं। इसकी वजह से जो नेचुरल टेस्ट है, स्वीटनेस है और फ्रेग्रेंस है क्रॉप की वो मेंटेन रहती है। इसलिए क्रॉप के अंदर मिनरल्स का अमाउंट, विटामिन्स का अमाउंट और लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स जो है वो क्रॉप्स में रिटेन रहते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो फार्मिंग मेथड है वो होती है सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी कि हमें कोई पर्टिकुलर फार्मिंग इस तरीके से करनी चाहिए जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी लॉन्गर टाइम तक रिटेन हो। अगर आप एक लैंड के ऊपर वही क्रॉप बार बार यूज करते जाओगे, वही क्रॉप बार बार ग्रो करते जाओगे, तो एक टाइम के बाद लैंड की फर्टिलिटी ड्रॉप होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए क्रॉप रोटेशन करना जरूरी होता है। केमिकल फर्टिलाइजर तभी यूज करने का जब जरूरी हो। साथ साथ में बायोटिक कंट्रोल्स मेथड यूज करनी चाहिए, मतलब कि इंसेक्ट को मारने के लिए दवाई यूज नहीं करनी चाहिए, काऊ का यूरिन यूज करना चाहिए, नीम का सॉल्वेंट यूज करना चाहिए, बटर मिल्क यूज करना चाहिए और वाटर कंजर्वेशन मेथड्स भी यूज करनी चाहिए।
फिर आती है मिक्स्ड फार्मिंग मेथड। ये 1 मार्क में पूछा गया बोर्ड का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसी फार्मिंग मेथड है जहां पे फार्मर एग्रीकल्चर के साथ साथ कैटल रियरिंग भी करता है, पोल्ट्री भी करता है, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन, शेरीकल्चर मतलब कि वहाँ पे सिल्क को भी ग्रो करता है और फिशरी भी करता है। तो जब फार्मर एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करता है फार्मिंग के साथ, तो उस टाइप की फार्मिंग मेथड को हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अब ये जो 3 टाइप के क्रॉप्स है, इसका डिफरेंस बिटवीन आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं। खरीफ क्रॉप जिसको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, जैसे कि जून से जुलाई या तो अक्टूबर से नवंबर। कौन कौन से क्रॉप्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। राबी क्रॉप जो विंटर में ग्रो किया जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल के बीच में, ये क्रॉप्स याद रखने हैं। और फिर ज़ैद क्रॉप्स जो मार्च से जून के टाइम पे ग्रो किए जाते हैं, और ये क्रॉप्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में ग्रो होते हैं, तो ये सारे उसके नाम दिए हैं। ये आपको वैसे एग्जाम में कभी पूछेंगे नहीं, इसलिए इसको लर्न करने की जरूरत। नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स, जो हमारे कंट्री का टोटल 75% जितना टोटल एरिया कवर करते हैं, और हमारे कंट्री के प्रोडक्शन का 50% जितना फूड ग्रेन्स का है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैडी, जिसको हम कहते हैं राइस, जिसको वर्ल्ड की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, और इंडिया की लगभग हाफ पॉपुलेशन यानी कि 50% जितनी पॉपुलेशन इंडिया की राइस यूज करती है। इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में पैडी के प्रोडक्शन में सेकेंड आता है, फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना। हमारे कंट्री का जितना भी एरिया है प्रोडक्शन का, उसमें से 1/4 यानी कि 25% जितने एरिया में पैडी ग्रो किया जाता है। अब आप लोगों को ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। आप लोगों को सबसे पहले रैंकिंग याद रखनी है इंडिया की, और क्लाइमेटिक कंडीशन याद रखनी है, साथ साथ में कौन से एरिया में ये ग्रो किया जाता है, क्योंकि मैप के क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए पैडी के लिए, मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, एल्यूवियल सॉइल चाहिए, और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी ये ग्रो किया जाता है। अब इसमें लेबर वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए। अब कौन कौन से लार्ज क्वांटिटी में स्टेट्स है जो पैडी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, ये याद रखना है। और गुजरात के अंदर सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, ये सारी जगह भी आप लोग याद रखोगे। आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा साउथ में पैडी कंज्यूम किया जाता है, तो आप तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये 2 स्टेट याद रख सकते हो, सारे स्टेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। पैडी को लार्ज क्वांटिटी में वाटर चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है पैडी के बाद, वो है वीट, जो हमारे कंट्री का 1/3 जितना एरिया जो है वो कवर करता है। अब ये एक सब्सटेंशियल क्रॉप है, मतलब कि नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के लोग वीट को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। साउथ में राइस को कंज्यूम किया जाता है, नॉर्थ और वेस्ट में सबसे ज़्यादा वीट को कंज्यूम करते हैं, और ये एक टाइप का राबी क्रॉप है। अब इसके लिए हमें फर्टाइल ब्लैक लोमी सॉइल चाहिए, 75 सेंटीमीटर जितनी एनुअल रेनफॉल चाहिए। लेस रेनफॉल वाली जगहों पे ये इरिगेशन के थ्रू ग्रो किया जाता है। अब इसके लिए 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। इसमें पैडी के कंपैरिजन में लेस लेबर वर्क है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और पंजाब को व्हीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो पंजाब में लार्ज क्वांटिटी में व्हीट ग्रो हो रहा था। पंजाब के अलावा हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा व्हीट ग्रो होता है। ये आप लोगों को बोर्ड में पूछा जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई पंजाब इज कॉल्ड व्हीट बाउल ऑफ इंडिया, क्योंकि
पंजाब में कैनाल वाटर के थ्रू सबसे ज्यादा वीट ग्रो होता है। पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में भी ग्रो होता है। गुजरात में एक वीट की टाइप है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको भालिया कहा जाता है। क्यों भालिया कहते हैं? क्योंकि गुजरात के भाल रीजन में वीट ग्रो होता है, इसलिए उसको कहते हैं भालिया वीट। गुजरात में कौन कौन सी जगहों पे ग्रो होता है? तो महसाणा, राजकोट, जूनागढ़ और खेड़ा। वीट से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हो आपको पता ही है, लिखा हुआ है रोटी, पूरी, केक, बिस्किट, सुखड़ी, ब्रेड, सब कुछ वीट से बनता है। इसलिए वीट को कहा जाता है किंग ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि बहुत सारी चीजें हम वीट का यूज करके बना सकते। इसके बाद आता है ज्वार। ज्वार जो है वो पैडी और वीट के बाद थर्ड रैंक पे आता है। ये ऐसी जगह पे ग्रो होता है जहाँ पे ड्राई रीजन है और लेस क्वांटिटी में रेन होती है। ये खारिफ और राबी क्रॉप दोनों है। 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, 125 सेंटीमीटर जितनी रेनफॉल चाहिए, ब्लैक और लोमी सॉइल चाहिए। कौन कौन से स्टेट में ग्रो होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। गुजरात में ये सूरत और तापी में सबसे ज्यादा ग्रो होता है। फिर मिलेट, ये 1 मार्क में पूछेंगे कि किसको कहते हैं ग्रेन ऑफ लेबर्स, मतलब कि जो मजदूर है उनको सबसे ज्यादा मिलेट चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है, जिसकी वजह से मजदूरों को स्ट्रेंथ मिलती है। उनको पूरे दिन काम करना होता है, तो स्ट्रेंथ के लिए वो मिलेट को कंज्यूम करते हैं। ये 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस रेनफॉल वाली जगहों पे ग्रो होता है। 40 से 50 सेंटीमीटर रेन चाहिए और सैंडी सॉइल चाहिए। मिलेट को राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है। और गुजरात के अंदर बनासकांठा, ये 1 मार्क में पूछा जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा मिलेट ग्रो होता है। फिर आता है मेज, जो एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, जो वर्ल्ड में थर्ड रैंक पे आता है पैडी और वीट के बाद। ये हिली रीजन्स में ग्रो किया जाता है। मेज के अंदर स्टार्च भी होता है, प्रोटीन होता है और इसको बायोफ्यूल की तरह से भी यूज किया जाता है। इसका जो हम ऑयल निकालते हैं उसको हम किसी भी व्हीकल में यूज कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जितने भी मशीन्स में ऑयल की जरूरत होती है वहां पे मेज का ऑयल यूज किया जाता है। इसको स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड वाटर का फ्लो जेंटल हो ऐसी जगह पे ग्रो किया जाता है। 50 से 100 सेंटीमीटर जितनी रेनफॉल चाहिए, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर चाहिए। एनिमल फोडर यानी कि एनिमल को खिलाने के लिए भी हम मेज ग्रो करते हैं। इससे धानी बनती है, धानी यानी कि पॉपकॉर्न, और ऑयल भी बनता है। कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो होता है? तो स्टेट्स याद रखने हैं, साथ साथ में आप लोगों को गुजरात में कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है ये भी याद रखना पड़ेगा। पल्सेस, पल्सेस एक वेजिटेरियन पीपल की प्रोटीन का सोर्स है। वेजिटेरियन पीपल जो है वो जितने ज़्यादा पल्सेस खाएंगे उतना ज़्यादा उनके बॉडी में प्रोटीन इंक्रीज होगा। तुअर है, मूंग है, ग्राम है, पीस है, मठ है, उड़द है, इन सब के अंदर प्रोटीन होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। पल्सेस सारे स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में ग्रो नहीं होगा जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो। पल्सेस को पानी की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे पल्सेस ग्रो नहीं होते। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये स्टेट्स आपको याद रखने हैं। गुजरात के अंदर तुवेर बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है, वडोदरा में। मूंग और मठ को कच्छ में ग्रो किया जाता है और उड़द को पाटन में ग्रो किया जाता है। पल्सेस जब हम ग्रो करते हैं तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट वापस से इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसको ग्रो किया जाता है। फिर आते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स यानी कि ऐसे क्रॉप्स जिसमें से हमें ऑयल मिलता है, जैसे आपने सुना होगा कपासिया तेल, सिंग तेल, यानी कि ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल। फिर इसके अलावा कैस्टर होता है, मस्टर्ड होता है, तिल होता है, सनफ्लावर होता है। ये सारे के सारे ऐसे ऑयल सीड्स हैं जिसमें से ऑयल निकलता है। हम उसमें से एडिबल ऑयल यानी कि कुकिंग ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात में यूज किया जाता है वो है ग्राउंडनट ऑयल। तो पहले हम स्टडी करेंगे ग्राउंडनट के बारे में, जिसको ब्लैक
और साथ साथ में लोमी और सैंडी सॉइल के मिक्सचर वाली सॉइल में यूज कर ग्रो किया जाता है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर रहता है। 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर जितनी रेनफॉल होती है। ये खरीफ क्रॉप भी है, साथ साथ में इरिगेशन फैसिलिटी का यूज करके भी हम ग्रो करते हैं। अब पूरे कंट्री में गुजरात फर्स्ट रैंक पे आता है इन ग्राउंड नट, ये आपको याद रखना है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया सेकंड रैंक पे आता है चाइना के बाद। और गुजरात आपको पता ही अपने ग्राउंड नट के लिए फेमस है, इसलिए आप मैप में यही टिक करोगे कि ग्राउंड नट सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्रो होता है, तो सिंपल याद रखना है हमारे गुजरात में ग्रो होता है। फिर जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में हम ग्राउंड नट ग्रो करते हैं। इसके बाद आता है सीसम, जिसको हम तिल भी कहते हैं। तिल का जो तेल है वो इंडिया में बहुत सालों से यूज किया जाता है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी इसको राबी क्रॉप और जैद क्रॉप के फॉर्म में यूज करते हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में तिल ग्रो होता है और पूरे वर्ल्ड में भी इसको एडिबल ऑयल के फॉर्म में यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे तिल ग्रो होता है तो आपको सारे स्टेट्स पता होने चाहिए, ये स्टेट्स आप लोग लर्न कर लोगे। इंडिया के अंदर गुजरात वापस से, जैसे ग्राउंडनट में इंडिया गुजरात फर्स्ट था, वैसे गुजरात भी तिल के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे आता है। और गुजरात के अंदर जो बनासकांठा रीजन है वहां पे मैक्सिमम क्वांटिटी में तिल ग्रो होता है। फिर आता है मस्टर्ड, जिसको सरसों कहा जाता है, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है। आपने सुना होगा सरसों दा साग और मक्के की रोटी, तो नॉर्थ इंडिया के लोग सरसों को बहुत पसंद करते हैं। इसमें से ऑयल भी निकाला जाता है और उसको मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो किया जाता है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर आता है कोकोनट। कोकोनट को कोस्टल क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है, मतलब कि जहाँ पे बीच होता है, जहाँ पे समंदर का किनारा होता है, वहाँ पे कोकोनट ग्रो होता है। तो जो भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान, निकोबार, वहाँ पे भी इसको ग्रो किया जाता है। इसमें से ऑयल भी निकाला जाता है। और कोकोनट का वाटर भी आपको पता ही होगा कि जब भी किसी को डिहाइड्रेशन होता है तो कोकोनट वाटर का यूज करके डिहाइड्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कैस्टर ऑयल, जिसको गुजराती में दिवेल भी कहते हैं, ठीक है। अब इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कैस्टर का। 64% जितना, वर्ल्ड का 64% जितना कैस्टर हमारे इंडिया में ग्रो होता है। इसके बाद चाइना और ब्राजील का रैंक आता है। अब पूरे इंडिया में 80% जितना कैस्टर गुजरात से आता है, गुजरात में ग्रो किया जाता है। गुजरात के बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा में ग्रो किया जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। फिर आते हैं हॉट बेवरेजेस, मतलब कि जिसको हम लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, जैसे कि है टी, जिसको ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में ग्रो किया जाता है। टी के लीफ भी होते हैं और उसके स्प्राउट्स भी होते हैं, छोटी छोटी पत्तियां भी होती है और उसको पाउडर के फॉर्म में भी हम चाय बना के पीते हैं। इंडिया सेकेंड रैंक पे आता है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, चाइना के बाद। इसके अलावा श्रीलंका, चाइना और इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं। अब टी के लिए फेवरेबल कंडीशंस गिवन है, जैसे कि 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर, 200 सेंटीमीटर जितनी रेनफॉल, और साथ साथ में अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ये 1 मार्क में आपको पूछेंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा टी कहाँ पे ग्रो होता है? 2 स्टेट्स है वैसे तो, आसाम और वेस्ट बंगाल, लेकिन मैप में अगर आप पूछे तो आप याद रखना कि मैप में आपको टिक करना है आसाम और वेस्ट बंगाल मिलके हमारे कंट्री का 75% जितना टी प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है कॉफी, जो साउथ इंडिया के लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब कॉफी के प्लांट के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए कॉफी के प्लांट को कवर करके रखते हैं। इसको 150 से 200 सेंटीमीटर जितनी रेनफॉल चाहिए, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर चाहिए, और स्लोपी माउंटेन लैंड चाहिए। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो होता है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु।
और कर्नाटका का जो कुर्ग रीजन है वो वर्ल्ड फेमस है अपनी कॉफी के लिए। तो ये मोस्ट आईएमपी मैप का क्वेश्चन है जो आप लोग याद करोगे। साथ साथ में कॉफी के सीड्स निकाले जाते हैं उसके नट में से, फिर कॉफी का पाउडर बनाया जाता है और बाद में उसको हम यूज करते हैं। कोकोआ, कोकोआ एक ऐसा प्लांट है जिसमें से चॉकलेट बनाई जाती है। ये उसी जगह पे ग्रो होता है जहाँ का क्लाइमेट हॉट हो, ह्यूमिड हो और बहुत ज़्यादा बारिश हो। अफ्रीकन कंट्रीज में कोकोआ सबसे ज़्यादा ग्रो होता है और अगर हम इंडिया की बात करें तो साउदर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। फिर आते हैं कैश क्रॉप्स, मतलब कि ऐसे क्रॉप्स जिसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देते हैं। जो फर्स्ट है हमारा वो है कॉटन। कॉटन जो है उसके लिए इंडिया सेकंड रैंक पे आता है, फर्स्ट रैंक पे चाइना है। कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, कौन से क्रॉप को व्हाइट गोल्ड कहते हैं? क्योंकि व्हाइट कलर का होता है और इसका प्राइस भी अच्छा खासा मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं व्हाइट गोल्ड। इसके अलावा कॉटन का जो वेस्ट निकलता है उसको हम एनिमल को फूड के फॉर्म में खिला देते हैं। शुगर केन, कॉटन के लिए अगर आपको कोई पूछे तो हमेशा याद रखना कि गुजरात वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। अगर कॉटन क्रॉप मैप में पूछा जाए तो हमेशा याद रखना है गुजरात। शुगर केन जो है अगेन इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, लेकिन अगेन सेकंड रैंक पे आता है ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील फर्स्ट, इंडिया सेकंड इन शुगर केन, ये याद रखना है। शुगर केन में से हम शुगर, गुड़, खंडसरी, इथेनॉल ये सारी चीज़ें बनाते हैं। खंडसरी का मतलब चाशनी होता है। अब ये आपको फेवरेबल कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे। अगर मैप में पूछा जाए शुगर केन के लिए तो दो स्टेट याद रखने हैं, एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। अब 1 मार्क का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से क्रॉप को गोल्डन फाइबर कहते हैं? याद रखोगे जूट। जूट का यूज करके हम बैग्स बनाते हैं, मैट्रेसेस बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाते हैं। जूट जो है वो बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा ग्रो होता है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फेवरेबल कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी और इंडिया में कहाँ पे ग्रो होता है वो याद रखना पड़ेगा। इंडिया में अगर आपको कोई स्टेट पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्रो होता है तो याद रखोगे वेस्ट बंगाल। फिर है टोबैको। टोबैको गुजरात में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। टोबैको के लिए अगर कोई स्टेट पूछे तो आप तुरंत याद रखोगे गुजरात। अब कौन कौन सी कंट्री में इसके अलावा ग्रो किया जाता है तो है चाइना, ब्राजील और यूएसए। ये स्टेट्स के अंदर टोबैको बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ये फेवरेबल कंडीशंस है। ये सारी चीज़ें आपके लर्निंग पर्पस के लिए। गुजरात का कौन सा रीजन फेमस है तो याद रखना है चरोतर रीजन। 5 स्टार क्वेश्चन, मतलब कि बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब 80% जितना बीड़ी और टोबैको का जो प्रोडक्शन है वो गुजरात में होता है, ये याद रखना है। टोबैको को गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और स्नफ उन सब के अंदर यूज किया जाता है। अगेन एक 5 स्टार क्वेश्चन, यानी कि बोर्ड में पूछा जाने वाला है कि कौन सा स्टेट टोबैको को बैन कर चुका है तो सिक्किम हमारे कंट्री का फर्स्ट स्टेट था जिसने टोबैको, गुटखा को बैन कर दिया। फिर आता है रबर। रबर जो है वो लेटेक्स ट्री में से एक लिक्विड निकलता है मिल्क की तरह। उसके साथ जब हम सल्फर को मिक्स करते हैं, एसिटिक एसिड को मिक्स करते हैं तो वो रबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूज हम टायर और ट्यूब्स में करते हैं। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट वाले रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। मलेशिया वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे आता है। इंडिया के जो साउदर्न स्टेट्स है वहां पे रबर ग्रो किया जाता है। फिर आते हैं कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, यानी कि मसाले। गुजरात फर्स्ट रैंक पे आता है इन सब के अंदर, याद रखना पड़ेगा। इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। इंडिया कॉन्डिमेंट्स का 35% जितना कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन में।
इंडिया का सिनेमन, ब्लैक पेपर, क्लोव पूरे वर्ल्ड में डिमांड में रहता है। और क्या क्या चीज़ें ग्रो की जाती है, ये सिर्फ नाम दिए गए हैं। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर वैसे पूछते ही नहीं है, इसको सिर्फ एक बार रीड कर दोगे तो भी चल जाएगा। फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। आप लोगों को याद रखना है कि ग्रेप्स के लिए महाराष्ट्र फेमस है, महाराष्ट्र का नागपुर रीजन बहुत फेमस है, हिमाचल प्रदेश फेमस है, याद रखना पड़ेगा। एप्पल के लिए कश्मीर और हिमाचल प्रदेश फेमस है, ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऑरेंज के लिए नागपुर फेमस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। बनाना के लिए तमिलनाडु फेमस है। कौन कौन से स्टेट्स कौन कौन सा फ्रूट ग्रो करते हैं, ये सिर्फ अगर आप लोगों को 1 मार्क के मैप के क्वेश्चन में ही पूछेंगे, ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में कभी पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्क्स की 2 शॉर्ट नोट जो बोर्ड में पूछे जाती है रेगुलरली। पहले फार्मिंग के लिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, टॉपिक है टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। मतलब रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस, कौन कौन से टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए हमारे एग्रीकल्चर में, वो हमारा टॉपिक है। पहले आप लोगों को पता था कि कंजर्वेटिव फार्मिंग होती थी, यानी कि पुराने तरीकों का यूज करके, पुरानी मशीन्स का यूज करके, या तो उस टाइम पे जब मशीन्स भी नहीं होती थी तो ऑर्डिनरी फार्म इम्प्लीमेंट्स फार्मर यूज करते थे, जैसे कि सिक्कल है, स्पेड है, वो है, ड्रिल, प्लव और बुलक कार्ट। जब ट्रैक्टर्स नहीं होते थे तब फार्मर्स बुलक कार्ट यानी कि बैल का यूज करके फार्मिंग करते थे। अब मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स आ चुके हैं जहाँ पे ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स, रोटावेटर्स, ये सब कुछ फार्मर्स यूज करते हैं। इसके अलावा थ्रेशर्स, हार्वेस्टर, ये भी यूज किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स, बीटी सीड्स, ये वर्ड याद रखना, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बीटी सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड ग्रीन हाउसेज यूज करते हैं। अब यहां से हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आगे वाला पार्ट याद नहीं रखोगे तो चलेगा। टेक्निकल रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए, कौन कौन से चेंजेस हुए, तो ऐसे चेंजेस जहां पे हमने सीड्स को चेंज किया, फर्टिलाइजर यूज किया, मॉडर्न फार्म इम्प्लीमेंट्स यूज किए, उन चेंजेस को हम कहते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। पहले फार्मर्स जो है वो लेदर के बकेट का यूज करते थे, वाटर व्हील का यूज करते थे, मतलब कि आपने देखा होगा कि कुआं होता था, कुएं में से पानी को बाल्टी का यूज करके निकाला जाता था, एक वाटर व्हील होता था जिसको घुमाया जाता था, वो सारी चीजों का यूज करके वाटर निकालते थे और उसको अपने फार्म में यूज करते थे। अब ये सारी चीजें नहीं होती है, अब उनके पास पंप आ चुके हैं, ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी आ चुकी है, स्प्रिंकलर्स आ चुके हैं। तो ये जो चेंजेस हुए, उन चेंजेस को हम कहते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। उन्होंने फर्टिलाइजर्स यूज करना स्टार्ट कर दिया, यूरिया यूज करना स्टार्ट कर दिया, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट अब रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और उनके लिए तो एक अलग चैनल जिसको हम कहते हैं डीडी किसान चैनल, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जहां पे किसान अब टोल फ्री नंबर का यूज करके भी किसान कॉल सेंटर पे फोन कर सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। हर गांव के अंदर एक ग्राम सेवक को अपॉइंट किया गया है। ग्राम सेवक का काम होता है कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसको फार्मर्स तक पहुंचाना, उनको समझाना। फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर रखे गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर, जहां पे फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। एग्रीकल्चरल फेयर्स रखे जाते हैं गुजरात के अंदर। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज गुजरात के अंदर दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद और नवसारी में प्रेजेंट है। ये 1 मार्क में आप लोगों को बोर्ड में पूछेंगे। इसके अलावा नेशनल लेवल पे 2 इंस्टीट्यूशंस बनाई गई है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये आप लोगों को 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ये फुल फॉर्म याद रखना है। और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। नेक्स्ट आते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि ऐसे चेंजेस जहां पे लैंड ओनरशिप के रिगार्डिंग कानून बनाए गए हैं, क्रॉप के सब्सिडी की बात की जाती है,
और क्रॉप्स को कितने प्राइस पे सेल किया जाता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में। पहले लैंड लॉर्डिज्म चलता था, यानी कि जमींदारी सिस्टम इंडिया में थी। वो जमींदारी सिस्टम अब बंद कर दी है, क्योंकि फार्मर्स का होता था एक्सप्लॉयटेशन। अब एक कानून बनाया है जिसको हम कहते हैं लैंड टू द टीलर। फार्मर जिस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर काम करता है, वो लैंड उसी की ही मानी जाती है, उसी को ही ओनर कंसीडर किया जाता है। लैंड सीलिंग एक्ट ला दिया है। पहले ऐसा होता था कि कुछ फार्मर के पास बहुत ज़्यादा लैंड होती थी, कुछ फार्मर के पास बहुत कम होती थी। जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, उनकी लैंड को अब लिमिट कर दिया है। अब मैक्सिमम अमाउंट में कितनी लैंड होगी एक फार्मर के पास, उसको हमने सील कर दिया है। यानी कि एक अमाउंट से ज़्यादा कोई फार्मर अपने पास लैंड नहीं रख सकता। बाकी की लैंड को सील कर देते हैं, यानी कि उसकी कंसीडर नहीं की जाती। उस एक्ट को हम कहते हैं लैंड सीलिंग एक्ट। फिर क्रॉप की सब्सिडी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कॉरपोरेट बैंक्स प्रोवाइड करती है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी चलती है, जहां पे कोई पर्टिकुलर फार्मर अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवा सकता है। जब मान लो कि एक्सेसिव बारिश आ जाती है या अकाल पड़ जाता है, क्रॉप फेल हो जाता है, तो गवर्नमेंट फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। फार्मर्स के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स बनाए जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती है और उनके साथ कम्युनिकेशन रखा जाता है। और ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों को जो फुल फॉर्म के फॉर्म में पूछी जाती है बार बार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। कौन कौन से फुल फॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि नेफेड है, प्रोफेड है, एनडीडीबी है, ये सब कुछ आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो स्टार्ट हुआ था 1960s में। उस टाइम पे बहुत कम फूड होता था, फूड का शॉर्टेज हुआ था, तो हमने केमिकल फर्टिलाइजर और अच्छे क्वालिटी का सीड्स का यूज करके हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट। ये आप लोगों को 1 मार्क में पूछ सकते हैं। हमने इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ की, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हुआ, फर्टिलाइज़र अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया, फार्मर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। हमने साथ साथ में इंसेक्टिसाइड भी यूज़ किया। रिकॉर्ड क्वांटिटी में वीट और पैडी का ग्रोथ हुआ उस टाइम पे। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखना है, बफर स्टॉक। मान लो 2-3 साल तक किसी जगह पे बारिश नहीं होती, तो फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। हम एक्चुअल में एक्सेस अमाउंट में क्रॉप्स को ग्रो करके रखते हैं और उसका स्टॉक रखते हैं, उसको हम कहते हैं बफर स्टॉक। मान लो किसी साल बारिश की वजह से क्रॉप ग्रो नहीं होता, तो जो क्रॉप्स हमने स्टोर करके रखा है उसको हम कहते हैं बफर स्टॉक, जिसको हम उस साल यूज करेंगे। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ये आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछे जाने वाली शॉर्ट नोट है। ये हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देती है एग्रीकल्चर, 50% जितनी पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी जीडीपी का 17% है। ये 1 मार्क में आप लोगों को पूछेंगे। हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ याद रखना है। इंडिया जो है वो 2nd रैंक पे आती है इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये भी चीज़ आप लोग सब कुछ याद रखोगे। हमने अभी तक जो सीखा वही चीज़ रिपीट होती है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। जब इरेगुलर रेनफॉल होती है तो हम बफर स्टॉक का यूज़ करते हैं, वापस से ही याद रखना है। अब फूड सिक्योरिटी, यानी कि मान लो किसी के पास फूड अवेलेबल नहीं होता, तो हमारे पास जो एक्सेस फूड जो हमने ग्रो किया है वो हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं। हम एक सेल्फ रिलायंट कंट्री हैं, यानी कि फूड के लिए हम दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। 1951 में हमारी पॉपुलेशन थी 36 करोड़ 10 लाख।
जो अब ग्रो हो चुकी है 125 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ऑब्वियसली जैसे पॉपुलेशन ग्रो होगी वैसे ही फूड हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। पहले 51 करोड़ टन जितना क्रॉप्स ग्रो होते थे, फूड ग्रेन्स ग्रो होते थे 1950-51 में, लेकिन 2013 और 14 का डेटा देखोगे, 10 साल पहले का डेटा, तो 265.04 करोड़ जितना टन्स हमारे कंट्री में फूड ग्रेन्स ग्रो होते हैं। बफर स्टॉक को मेंटेन करना चाहिए। सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में वापस से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बफर स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए फ्री ऑफ चार्ज में। अब इन फूड सिक्योरिटी एक्ट आपने देखा होगा कि राशन की दुकानें होती है जहाँ पे 2 रुपीज़ पर केजी और 3 रुपीज़ पर केजी में क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फूड का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, अगेन 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, हम कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि चाइना की मार्केट में हमारे कॉटन, चिल्लीज और तिल और वेरियस फ्रूट्स का बहुत बड़ा मार्केट है। हम बीटी कॉटन यूज करते हैं। बीटी कॉटन के जो सीड्स है उसको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। ऐसे सीड्स जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं वो अब इंडिया में अवेलेबल है। इसकी वजह से गुजरात में कॉटन बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होता है। अब जब हम दूसरे कंट्री से कुछ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं तो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स जो है उसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अगर हमारे कंट्री में कोई ऐसा क्रॉप ग्रो होता है जिसकी क्वालिटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुपीरियर है तो उस क्रॉप का नेशनल पेटेंट बना देना चाहिए, जिसकी वजह से उस क्रॉप की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। आई होप आप लोगों को परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना।